In its early years, the Indian National Congress was a moderate organization that fought for improved opportunities for all Indians, regardless of their religious beliefs. Demands included an end to discriminatory hiring practices, more public investment in education, and reduced taxes for the vast majority of the peasantry who lived in abject poverty. Congress and Muslim League, now radicalized by a new leadership drawn from the intelligentsia, joined forces and made a joint demand for a significant devolution of political power to Indians after the war in exchange for supporting the Allies' power against Germany. Gandhi launched further All India civil disobedience campaigns, now based on the demand for Purna Swaraj, full independence from the British rule. At this time, Muslim participation was very low, with the exception of the North-West Frontier province. The partition was outlined in the Indian Independence Act of 1947, and the two self-governing independent dominions of India and Pakistan legally came into existence at midnight on 15th August 1947. वाले से जो आज पाकिस्तान है इसका थोड़ा सा हम ये देखना चाहेंगे कि पीछे इसका कोर जो इसका कॉन्सेप्ट क्या था और इसकी मिथ क्या है बेसिकली जो कायद आज़म की एक स्ट्रगल और फिर अल्लामा इकबाल का एक ख्वाब। तो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल भी कंसिडर दम एज है कि अल्लाह के वली थे वो, और जब अल्लामा इकबाल को जो ख्वाब आना, जो अल्लाह के वली होते हैं उनके जो ख्वाब होते हैं एक इल्हामी कैफियत होती है जो अल्लाह ताला उनको डायरेक्ट थ्रू मैसेज उनको देता है ख्वाब की सूरत में। तो अब ये जो है कि जब कायद आज़म का जो था जब पाकिस्तान को बनाया गया तो पाकिस्तान बना है कलमे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह जो है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और अल्लाह के रसूल हैं। तो पाकिस्तान का जो बनाने का जो एक स्ट्रगल जो कायद आज़म ने जो इसकी एक स्ट्रगल की वो बेस यही करी थी हम एक ऐसी आज़ाद मुमलिकत बने जिसमें हमारी जो जनरेशन है वो इसमें कंट्रीब्यूट करे और वो जो ख्वाब है जो विज़न था जो नुकात हैं जिनको लेके पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता एक इस्लामिक मुमलिकत प्योरली जिसमें आज दुनिया में देखें वेलफेयर स्टेट्स बनी हुई हैं, हर दुनिया फ़ायदा उठा रही है, वही कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान और इस्लाम का और जो कायद आज़म का कॉन्सेप्ट है उठा के दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की करके चली गई। अब बात यह है कि जब माइग्रेशन हुई तो हमारे जो पाकिस्तान में जो हम इस वक्त जो लोग बैठे हैं हमें उस चीज़ का इन फिज़िकल वो आइडिया ही नहीं है। हमारे पास स्टोरीज तो हैं लेकिन जिन लोगों ने इसको इन फिज़िकल देखा, अगर आज भी अगर वो चीज़ें हो तो वो जो जिनके जो आज हासिल है हयात है इसको देखा माइग्रेशन को तो वो आज भी इसको एक्सप्लेन करते हैं उनके खून के आंसू हैं। रेलवे में मुलाजिम थे, वो इंडिया में एक जगह थी शहडोल, वहाँ उनकी नौकरी थी तो हम उनके साथ ही वहाँ रहते थे। तो जब वहीं पर फिर हम बड़े हुए, स्कूल में दाखिल हुए, वहीं रेलवे का स्कूल था उसमें प्राइमरी स्कूल, उसमें हुए प्राइमरी की 4 क्लासें वहाँ से पास की। फिर वहीं रेलवे का मिडिल स्कूल था, फिर वो प्राइमरी के पास करके हम मिडिल स्कूल में आ गए 5वीं क्लास में। फिर वहाँ अभी 5वीं से पास होकर 6वीं में आए थे कि पाकिस्तान बन गया। ये 1948 की बात है। जब पाकिस्तान बन गया तो वो हमारे अब्बा को ऑर्डर है कि भाई आप लोग मशरक़ी पाकिस्तान जाना चाहते हैं या मगरबी पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो हमारे अब्बा ने कहा कि हम मगरबी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वहाँ हमारे सारे रिश्तेदार हैं। तो हमें ऑर्डर मिल गया कि आप ठीक है मगरबी पाकिस्तान चले जाए। तो जब सब कुछ हो गया हम लोग तैयारी कर ली वहाँ शेड्यूल से मगरबी पाकिस्तान में जाने के लिए था कि पहले आप लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर लाहौर जाएंगे, फिर वहाँ से लाहौर से आपको ऑर्डर मिलेगी कि कहाँ जाना है। तो हमने तैयारी कर ली थी दिल्ली लाहौर के लिए। अब हम गाड़ी में बैठ गए, ट्रेन चल पड़ी, तो कोई मेरा ख्याल 100 किलोमीटर की तरफ गाड़ी चली थी कि रुक गई है स्टेशन पर। काफी देर रुकी रही, अब लोग परेशान से कोई गाड़ी क्यों चल रही। तो बाद में
वहाँ से पता चला कि जी ये गाड़ी लाहौर वहाँ दिल्ली नहीं जा सकती, क्योंकि लाहौर में गड़बड़ हो गया। मतलब कि लोग मुसलमानों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, आगे जला रहे हैं, तो ये गाड़ी ना हमारी चाहिए। अब आप लोग कलकत्ता जाएंगे, तो 3-4 घंटे वहाँ रुकने के बाद फिर हम हमारी ट्रेन जो है कलकत्ता चल रही है। हम लोग तो हमारी तैयारी तो सीधा ही लाहौर के लिए, अब सारे मान भी नहीं करे कलकत्ता वहाँ अब गाड़ी देखो। दूसरे दिन हम कलकत्ता पहुंचे, तो वहाँ नाम गाड़ियों में आती नाम जानते ना बोलते हैं, बिल्कुल नया मुझे इंतजाम इनका मेरे को अच्छा था। कलकत्ता से फिर हमें ऑर्डर मिले कि आप लोग ढाका जाएंगे। बेटे बेसिकली हम पंजाब के लाहौर के रहने वाले हैं, तो सर्विस के सिलसिले में मेरे वालिद साहब जम्मू रहते थे। तो जब पाकिस्तान बना हम जम्मू में थे, तो जब फिर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, हम 31 अगस्त को फिर लाहौर के लिए रवाना हुए पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ वजीराबाद से लोग बहुत लोग मुहाजिर जो थे आ रहे थे इधर उधर से। फिर हम लाहौर पहुँचे तो लाहौर कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर रात सारी हम स्टेशन पे रहे, सुबह को हम फिर लाहौर अंदर अपने घर गए। हम लाहौर के जाने वाले थे, फिर लाहौर गए। तो उसके बाद फिर ये कुछ देर तो मेरे वालिद साहब जो थे वो रेलवे में मुलाजमत थे ना, तो उनको फिर नौकरी तो मिली थी ना, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद फिर उनको पाकिस्तान में यहाँ जिंदाला खुदा उपाड़ा के पास वहाँ मिली थी नौकरी। फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ से फिर लाहौर आए। फिर लाहौर आके हमने अपनी जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट की, सब बहन भाई। में हमारा जो आबाई गांव था ये कमालपुर चिश्ती है, तहसील पसूर में। तो वहाँ हमारे जो परदादा थे, जो हमारे दादा थे वहाँ रहते थे। उन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया तकरीबन 32 में पाकपतन शरीफ, क्योंकि वहाँ ये आरावाला से 35 किलोमीटर है जो पाकपतन शरीफ है। हजरत बाबा फरीद हम औलाद से है, हमारी 18वीं पुश्त से मिलती है। तो पाकपतन शिफ्ट हो गए। वहाँ जो हमारे वालिद साहब थे वो बहुत बड़े डिबेटर थे, बहुत बड़े मुकर्रर थे। हजारों को मजमे में उनको पता चलता था कि ये वालिद का नाम था पीरज़ादा मोहम्मद अनवर चिश्ती रहमतुल्लाह, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे पाकिस्तान के। उन्हें 3 गोल्ड मेडल मिले। एक था जो को काजम के साथी थे, तो इधर आगे फिर 1936 में वो काजम के पास इधर लाहौर में आके तो वहाँ मुस्लिम में शामिल हुए लाहौर में। ठीक है, तो हमारे अब्बा जान जो थे वहाँ वो पाकपतन में होते थे, तो उन्हें हिंदुओं के खिलाफ ये अंग्रेजों के खिलाफ तकरीरें कर दी। 36 में शामिल हुए मुस्लिम लीग में। तो उनको साथियों को पकड़ के अपना पुलिस ने ले जाना, तो जाकर साहिवाल उसमें मंडगुमरी होता था, डिस्ट्रिक्ट जो था। अब साहिवाल बाद में नाम बना, साहिवाल इसलिए बना वहाँ की शाही कौम है उस इलाके में काफी, उनके नाम पे वो साहिवाल कन्वर्ट हुआ। पहले मंडगुमरी था, जनरल एक था उसका नाम मंडगुमरी था, अंग्रेज जो था तो उसमें नाम पर ये जिला बनाया हुआ था। तो वहाँ वो साहिवाल मंडगुमरी जेल में डाल देते, कुछ 2-4 दिन रखते, फिर इन्हें छोड़ देते। छोड़ते ऐसे कि उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी होती, तो पाकपतन के रास्ते पाकपतन साहिब के दरमियान से केवल 40-45 किलोमीटर का फासला है। तो उन्होंने रात के अंधेरे में इनके साथी को इनको रात को उधर छोड़ देना जंगल में, किधर अपने इस तरह होता रहेगा। वहां से उन्होंने पैदल फिर पाकपतन आना। ठीक है जी। तो करते कराते जब वो ये मियाँ मियाँ मुमताज सुल्ताना थे, चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, इनके बारे थे मियाँ अमर सुल्ताना, वो चीफ सेक्रेटरी थे अपना पंजाब में। तो क्योंकि यूनिवर्स पार्टी में थे, तो उन्हें पता चला कि ये जो नौजवान है ये अपना बड़ा जोशीला तकरीरें करता है अंग्रेजों के खिलाफ भी और हमारे खिलाफ भी, कि हम यूनिवर्स पार्टी के पास मुखालफत कर रहे हैं, नहीं बनना चाहिए, कायदे ये साथी है। तो इसलिए उन्होंने बकायदा लेटर जहाँ पढ़ा हुआ मेरे पास रिकॉर्ड में, उन्हें चिट्ठी लिखी हमारे ग्रैंड फादर को। हमारे ग्रैंड फादर भी गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने तरीके पाकिस्तान के, और वो हकीम आजम थे। उन्होंने मुल्तान यहाँ पे तैयब काली था, वहां से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, बहुत बड़े वो हकीम थे।
तो उन्हें बुलाया अब्बा जान को, दोनों को उन्होंने लाहौर के चीफ मिनिस्टर के अपना ये चीफ सेक्रेटरी ने लाहौर सेक्रेटेरिएट में तो कहा था कि आप छोड़ दें जो है मुस्लिम लीग सॉरी यूनिवर्सल पार्टी छोड़ दें और मुस्लिम लीग में आ जाए। मैं सॉरी भाई अपना मुस्लिम लीग छोड़ दें यूनिवर्सल पार्टी में आए। तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया, वजह हम अपना कायदे के साथी हैं, कायदे के सिपाही हैं, पाकिस्तान के लिए मुसलमान जदोजहद कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो उसे आपको हम 5 मुरब्बे देंगे कि 2 मुरब्बे देंगे अगर आप छोड़ देंगे मुस्लिम लीग तो। लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया, दादा जान ने भी और वाला साहब ने भी। वापस आए तो ये हमारी जमीन है आरावाल के पास, ये कोट पीर अब्दुल अजीज रेलवे स्टेशन है, जो दादा जान थे उनका नाम था पीर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। तो जब यूब खान की गवर्नमेंट थी तो उसका भाई था सरदार बहादुर खान, वो बाजार का दोस्त था। उसने कहा कि आप अपने लोगों से काम करते हैं, हमसे कराते हैं, अपना काम आपने कभी बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मुझे ये स्टेशन रेलवे स्टेशन आरावाला से 10 किलोमीटर पे है, तो ये स्टेशन बना दे, छोटा स्टेशन। वो हमारे दादा रंग नाम अभी स्टेशन है, वो वैसे तो नहीं, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए थे स्टेशन छोटे थे, लेकिन वहाँ वो उनका नाम पे अभी बोर्ड लगे हुए हैं, कोट पीर अब्दुल अजीज रेलवे स्टेशन है वहाँ आरावाला से 10 किलोमीटर पे। आगे फिर 2 स्टेशन आते हैं, फिर पाकिस्तान आ जाता है। तो जब इन्होंने किया अपना इनकार किया, तो जितने भी ये जिम्मेदार थे माने का दूसरे जितने भी थे, इन्होंने वो हमारा आपको बड़े जगीरदार थे, इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया, नहरी पानी दूसरा तीसरा ऐसे किया, बड़ी मुश्किलें पेश आई। जब पानी ना हो तो जमीन कैसे आप कल्टिवेट कर सकते हैं। तो करते करते उस कमिश्नर ने पंडित नेहरू को, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दिल्ली भेजा। उन्होंने पंडित नेहरू ने दिल्ली मेवाल को बुलाया, वो उससे वहां मिले मेवाल से। मेवाल ने वहां भी यही बात कही। तब पंडित नेहरू ने कहा कि बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान चले जाए। तब हमें मिलिट्री स्पेशल के जरिए आगरा से पाकिस्तान भेजा गया और हम लाहौर आके यहाँ सेटल हो गए थे। यही उतरे थे हम। पहले हमारा जब यहाँ हम उतरे हैं उस वक्त मेरे वाली जेब में सिर्फ 2 रुपये 11 से हम जल्दी में जा रहे कि अपने सामान नहीं ला सके थे। मगर बाहर यहाँ स्टेशन पर ही हमारे एक रिश्तेदार मिल गए, वो रेलवे में बड़े अहदे पे थे। वो हमें अपने घर में और गार्डन ले गए, वहाँ हम 1-2 महीने रहे। फिर हमारे फुप्पा एक अटक में, जो ये कहलाता है चंबरपुर कहलाता था उस वक्त, अब अटक कहलाता है, वहाँ प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के रशीद, प्रोफेसर रशीद। तो उनके यहाँ हम गए, वहाँ रहे। फिर वहाँ छोड़ के हमारे फैमिली को हमारे भाई लाहौर आ गए और यहाँ वो चीफ सेक्रेटेरिएट गए, चीफ सेक्रेटरी से मिले जाकर। ये खबर चूँकि तमाम अखबारों में आ गई थी, सबको मालूम था और सबने बहुत सराहा इसको, मेरे वालिद को, और बहुत तारीफ की उनकी। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा मेरे वालिद कराची जाना चाह रहे थे कायद-ए-आज़म से मिलने, मगर चीफ सेक्रेटरी ने कहा मियाँ तुम्हारे पास ये पैसा तो है नहीं, तुम पहले यहाँ जॉब करो, उसके बाद कायद-ए-आज़म से मिलना। तो हमारे पास कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्शन फूड पाकिस्तान की जगह खाली है, तुम वो ज्वाइन कर लो। तो मेरे वालिद ने वो ज्वाइन कर ली, लिहाजा हम लाहौर में आकर सेटल हो गए और यहाँ हम रहने लगे। उस वक्त भी चूँकि नया बना था, ज़्यादा बड़ा जोश और जज्बा था। अंसार में भी जो यहाँ के रहने वाले थे, उनमें लोकल में भी, और जो माली लुट के आए थे। जब हम ट्रेन में ब्रिटिश स्पेशल में आ रहे थे तो अटारी से पहले हमने ट्रेन के दोनों तरफ बहुत लाशें मर्दों की, औरतों की, बच्चों की देखी। और हर स्टेशन पे वो फौजी गाड़ी रोक देते थे, वहीं वो खिड़कियाँ बंद करवा देते थे, दोनों तरफ पहरा उनका फौजियों का होता था। और वहीं वो प्लेटफॉर्म खोद के वो तंदूर बनाकर रोटियाँ पकाते थे, चाय बनाते थे, खाना सबको देते थे। इस तरह हम लोगों का सफर। जब पाकिस्तान बना तो एक उसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए इमिग्रेंट्स के लिए कि जब वो निकले 2 तरह के लोग थे उसमें। एक वो लोग थे जो पाकिस्तान का ऐलान होते ही वहाँ से निकल गए, और दूसरे तरह के वो लोग थे जो पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, कुछ अरसे बाद जिन्होंने ट्रैवल किया वो बेहतर थे, वो उनका सफ़र बेहतर रहा। लेकिन एनीवेज तकलीफ़ें या कुर्बानियाँ मैं कहूँगी कि दोनों ने उठाई। अब हुआ ये कि जब अंग्रेज़ों ने मुल्क खाली किया तो उन्होंने एक मसले छोड़ दिए एट द एंड बिल्कुल, कि जो लास्ट मोमेंट में उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए कि जी अब ये शहर
पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आएगा और अब ये शहर इंडिया के हिस्से में नहीं आएगा। बेसिकली मुझे ये लगा कि उन्होंने एक मसला क्रिएट किया है जो वहाँ रह गए थे लोग उनके लिए। हुआ ये कि हमारी फैमिली जो थी वो आई और आके लसबेला में सेटल हो गई। हमारी फैमिली जो थी वो पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद आई, क्योंकि मेरे नाना पुलिस में थे और पुलिस में होने की वजह से उनको परमिशन भी नहीं मिली और वो उनका गवर्नमेंट ने डिसाइड करना था कि उन्होंने जाना है नहीं जाना और उनको किस तरह पहुंचाना है। तो जब हम बैठते थे और हर तकरीब में लाजमी कौन है जो अपना बचपन पूरी तरह से भूल सकता है या अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा पूरी तरह से भूल सकता है, तो हमने ये देखा कि उन्होंने इस तरह की बातें सुनने में आती रहती थी कि क्या है और किस तरह से है। जो कुछ वाक़यात हैं वो मुझे भी जो थोड़े से याद आते हैं, मतलब थोड़े से नहीं, जगह जगह लोगों के हिस्से ज़िंदगी के, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। हुआ ये कि दोनों साइड के ऊपर, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान और इंडियन दोनों साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। यहाँ से हिंदुओं का निकलना बहुत मुश्किल हो गया, वहाँ से मुसलमानों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया। बेसिकली अगर कोई मुझे इस वक्त कहे कि जी मैं अपने घर से इसी वक्त उठ के बाहर चली जाऊँ और फिर दोबारा यहाँ कभी ना आऊँ, कोई फ़ोन नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है और शायद सुनने में ऐसा लगेगा कि आप किसी ड्रामे की या किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है इस मौके के ऊपर कि हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके उस टाइम में लोगों के बच्चे माशाल्लाह बहुत होते थे, तो वो लोग सब लोगों ने अपना सामान ट्रक में रखा, उनका काम था ट्रांसपोर्ट का, और वो जब एकदम हमला हुआ तो वो सब निकल के भाग गए। ट्रक रेडी होता था उनका कि किसी भी वक्त निकल के भागना पड़ेगा। जब वो बहुत दूर चले गए तो उनको याद आया कि उनका एक बच्चा जो था ना वो झूले में रह गया, न्यू बॉर्न। तो माँ ने ये स्टेप लिया कि मैं चाहे जो भी होगा आप बाकी बच्चों को लेके चले जाओ, मैं उस बच्चे को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। चाहे, और ये बात एक माँ समझ सकती है कि अगर उसके 10 बच्चे भी हैं ना और उसमें से कोई एक भी रह गया तो वो ये नहीं हो सकता कि वो उसको छोड़ के निकल जाए। एनीवेज ये बात मुझे याद आती है कि चूल्हे जलते हुए हमें बताया गया कि जी हांडी पक रही है, चूल्हे जल रहे हैं, दूध उबल रहा है, मतलब आप निकल जाओ इसी वक्त। सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, लोगों की कब किसी से आखिरी मुलाकात हुई कुछ नहीं पता चला। एक खातून थी, उन्होंने बताया, हज पे मिली मेरी बहन को, कि उनकी नई नई शादी हुई थी और उनके हस्बैंड ने बताया उन्हें कि हमने आज माइग्रेट करना है अचानक, क्योंकि वो अपने प्लान्स भी किसी को नहीं बता सकते थे उस वक्त कि वो क्या कर रहे हैं। वो चली गई। उसके बाद वो औरत बूढ़ी ज़ईफ हो गई, वो दोबारा अपने घर वालों से कभी नहीं मिली क्योंकि उनको वो मिले ही नहीं। बहुत सारे लोग घूम गए रास्ते में। हमसे हमारे साथ और भी 15-20 आदमी थे, हम लोग फैमिली थी। ढाका जाएंगे, वहाँ से फिर रात हम मुझे रहते था, मेरे दूसरे दिन सुबह फिर ढाका की तैयारी की। तो वहाँ ढाका के लिए ट्रेन में बैठे और कलकत्ता से ढाका के लिए रवाना हुआ। तो आगे ये कि जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर एक स्टेशन है पार्वतीपुर। वहाँ पर इंडिया की ट्रेन जो है वो खत्म हो जाती है और पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की ट्रेन चलती है, और वो होती है छोटी लाइन की। ये जब हम लोग आए थे रास्ता बड़ी लाइन ब्रॉड गेज जो आजकल आम है, लेकिन वो थी मीटर गेज छोटी लाइन। तो वहाँ से फिर हम लोग रात को वहाँ रहे, दूसरी ट्रेन में फिर बैठे, दूसरी ट्रेन से चले। तो वो जो मीटर गेज ट्रेन है, आगे चल के दरिया आता है बहुत बड़ा, वहाँ पुल नहीं है रेलवे का।
तो वो पुलिस की वजह से हम लोगों ने वो ट्रेन जो है मुसाफिर सारे बड़ी सी बड़ा जो जहाज होता है पानी का स्टीमर कहते हैं उसे, सब मुसाफिर उसमें बैठे और वो दरिया भी इतना चौड़ा था बड़ा कि इस किनारे पे खड़े हैं तो वो किनारा नजर नहीं आता, इतना बड़ा दरिया था। वो जनाब हमने उससे बैठे सब 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 सामान में रखा और उससे स्टीमर ने क्रॉस किया दरिया, आधा घंटा लगा क्रॉस करने में। फिर दूसरे किनारे पे बैठे, वहां पर दूसरी ट्रेन खड़ी थी उसमें बैठे, वो ट्रेन पर हमें ले ढाका के लिए हम लोग बैठे। तो चलिए ढाका जाने के लिए अभी हम ढाका पहुंचे नहीं थे कि रास्ते में एक स्टेशन आता है जंक्शन स्टेशन, वहां हमारे ट्रेन रोक ली और उन्होंने कहा कि जी आप यही रुकिए, आप ढाका में जगह नहीं है तो यहाँ से आपको ऑर्डर देंगे। वहां से हम लोग वहां 2-3 दिन रहे। उस जगह का नाम था मैमन सिंह। फिर वहीं से हमें मैमन सिंह रहे, फिर मैमन सिंह रहने के बाद फिर ऑर्डर मिले कि आप लोग जाएंगे छोटी जगह, वो उसका नाम है सरसाबारी, सरसाबारी उसका नाम था स्टेशन का, वहां आप जाएंगे। तो वो छोटा सरसाबारी छोटा सा स्टेशन था रेलवे का और उसके आगे पर दरिया था। तो वहां पर वही हमारे बड़ी पोस्टिंग हो गई। तो वहां से वो भी वही दरिया था जो हम क्रॉस करके आए थे ना, वहां भी आखिरी स्टेशन था, वहां भी फिर मुश्किल जाना पड़ता था। तब वो सब से सीमा में बैठता था, क्रॉस करके फिर जाके चला जाता था इंडिया। तो वहां हम लोग रहे 2 साल। तो वहां स्कूल वगैरह नहीं था, कोई पढ़ाई का इंतजाम नहीं था। फिर हमारे अब्बा ने कोशिश की कि हमारी ट्रांसफर मुझे ढाका की। तो ढाका में कोई जगह नहीं थी, तो मैमन सिंह में हमारी ट्रांसफर, जहाँ पे मैमन सिंह वो बड़ा जंक्शन स्टेशन था, अच्छा बड़ा स्टेशन था और जिला था। फिर वहां पर ट्रांसफर हो गई, वहां उनकी पोस्टिंग हुई। वहीं पर फिर हम लोग जो है स्कूल था वहां दाखिल हुए। 5वीं पास करके जब इंडिया में थे, 5वीं पास करके छुट्टी में गए थे, तो जहाँ पर हमें उन्होंने 1 साल पीछे लिया, छठी के बजाय 5वीं में दाखिल। मतलब जो भी था 5वीं दाखिल किया, फिर वहां पढ़ा और जो बंगाली स्कूल थे उनमें दाखिल नहीं मिलता था, तो ये इनका महाजरा का स्कूल खुला था उसमें। फिर वहां हमने पढ़ा 7वीं तक पढ़ा। फिर उसके बाद ऑर्डर आए कि जी जो लोग जब इंडिया से आए थे और उन्होंने लाहौर का लिखा था जाने का, तो वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सके, अब वो जा सकते हैं, रास्ते खुल गए। और वो अगर जाना चाहें तो जहाँ हमारे बड़का जी हमको हम तो पहले भी लिखा था, हमारे सारे रिश्तेदार वहां हैं, तो हम फिर लाहौर का लिख नहीं दिया। तो हम फिर ऑर्डर हो गए। ये बात है कोई 19 अब सामने याद आ रहा, कोई 1952 या 53 की बात है। उन दिनों में लियाकत अली खान का मर्डर हुआ था रावलपिंडी में। हमारे वहां जाने से पहले थोड़े दिनों के बाद ये समझ में याद है, लियाकत अली खान पिंडी पे में कुछ जलसे में तकलीफ कर रहे थे, उन्होंने बोले मुझे चलो हम वहां गए। तो वहां भी इंडिया से जाने का इजाजत भी थी हम लोग पर, पानी के जहाज में। मैमन सिंह से हम लोग आए चिटागोंग, ट्रेन से चिटागोंग से फिर हम पानी के जहाज में बैठे और वो पानी का जहाज जो है श्रीलंका होता हुआ
कराची आया, यानी चिटागोंग से श्रीलंका 1 हफ्ता लगा। एक दिन वहां श्रीलंका का जहाज, वहां के तेल पानी ये वो लेना था, खाने पीने की चीजें, वो जहाज ले लिया हम लोगों ने लिए। फिर वो वहां से जहाज चला कराची के लिए। तो मेरा ख्याल कर 1 हफ्ते करीब 6 दिन या 7 दिन लगे श्रीलंका से कराची आने के लिए। कराची आए हम लोग, तो वो इतना देनी थी कराची में, सब इमाम वगैरह थे हमारे में, एहसान मामू कराची में थे, ये लोग इनके से कराची आ गए थे। ये हम आए इस्तीफा में फिर हमारे यहाँ से वहाँ बंदरगाह में कराची किया, वहाँ से फिर वो लोग हम अपने घर ले गए। था कि जम्मू में उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी मुसलमानों को मारने की, क्योंकि वहाँ का जो राजा था ना, उसकी बीवी बड़ी मुतसब थी, मुसलमानों के बहुत खिलाफ थी। मगर हमारे तो वालिद साहब पहले नहीं आ रहे थे, मगर लाहौर से मेरे चाचा गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको लाहौर जाना पड़ेगा, तो वो इसलिए तैयार हुए, तो हम तो आ गए। मगर बाद में इतना जुल्म किया उन्होंने, लोगों को मारा, फिर लोगों की बेटियाँ उठाई, वो बेचारी कई नहरों में कूदी, इस तरह फिर बड़ा जुल्म हुआ। तो हम तो फिर लाहौर आ गए। फिर यहाँ हम तो, हमारा तो घर था, लोग तो टेंटों में रहे करना। ये वाटर में बड़ा बहुत बड़ा बना था वो कैंप, मुहाजिर कैंप, तो लोग ज़्यादा यहीं पे रहे मुहाजिर कैंप पे। आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको सेटल किया, कुछ साहिवाल, कुछ हैदराबाद, कुछ वहाँ सक्खर, कोई कराची, इस तरह फिर इस तरफ सरगोदा, तो इस तरह फिर सारे सेटल। साहब ने कहा ना कि ये आखिरी ट्रेन है, जल्दी सब चलो। तो हमारे साथ 3-4 और घर थे मुसलमानों के, हम सब उस ट्रेन में आ गए, मगर अपने घर में सामान सारा छोड़ा उसी तरह। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद मेरे वालिद साहब गए, और वो 3-4 आदमी भी गए, जाके ये जो बैलगाड़ी होती है ना, उस पे अपना सामान लगा के तो सियालकोट लेके आए, क्योंकि उस वक्त सियालकोट सबसे नज़दीक था ना जम्मू के। तो फिर वहाँ सामान रखा, फिर 1-2 महीने तो बेसरो सामानी में गुजरे। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग हुई, तो फिर वहाँ हम गए, तो वहाँ हमारा सामान आया। बस इसी तरह हम आए, चीज़ें सीधे छोड़ आए, कोई हमारी गाय होती थी वो भी छोड़ आए। बस इसी तरह बेटे हो गया सारा पार्टीशन। दो तरह के लोग थे, मतलब कुछ लोग चाहते थे कि पार्टीशन हो और कुछ नहीं चाहते थे कि पार्टीशन। दोनों तरह के लोग थे। कुछ लोगों में जज्बा बहुत ज्यादा था कि हम सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान को हासिल करेंगे, और इंडिया को भी, इवन जो अंग्रेजों से आज़ादी ली। और कुछ में ये जज्बा नहीं था, जैसे जिंदगी चल रही है चलती है। मतलब वो एक ऐसा वक्त था कि इंसान अचानक, जैसे जानवरों में भी, जानवर भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो भी बगैर वजह के किसी को नहीं मारते, अनलेस के बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो जाए, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो हुआ ये कि हिंदू अपनी जगह और मुसलमान अपनी जगह, लेकिन बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो सिखों ने भी फैलाई। वहाँ से ट्रेन्स चलती थी और यहाँ लोग उनके अपने लोगों का इंतज़ार करते थे कि अराइवल होगा। जब वो ट्रेन पे चढ़े तो उसमें कोई भी जिंदा नहीं था, पूरी मरी हुई ट्रेन थी जिसको काट दिया गया। और अपना ये किस्सा किसी ने टीवी पे इंटरव्यू में भी बयान किया कि प्लानिंग क्या होती थी ट्रेन में चढ़ने की। मतलब ये आप सोचो, अगर एक्चुअली, तो आज सुन के आपको लगता है कि कोई कहानी है। ये प्लानिंग ये थी कि जो उनके अब्बू ने अपने बेटों को बताई कि हम ट्रेन में जाएंगे, और ट्रेन में अगर हमें किसी ने हमला कर दिया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी बहनों को गोली मारूंगा, उसके बाद हम तुम्हारी अम्मी को और फुप्पियों को मार देंगे, फिर हम आपस में उन लोगों से लड़ते लड़ते मरेंगे। मतलब जो एक बाप है, अगर वो ये बात कह रहा है कि सबसे पहली गोली मैं अपनी बेटी को मारूंगा, तो वो क्या सोचता होगा? उसको सबसे ज्यादा अच्छी चीज अपनी बेटी के लिए ये नजर आती होगी कि मैं उसको गोली मार दूं, बाकी चीजों से वो बच जाएगी। तो इंटेंस जिसको कहते हैं कि हालात हैं कि आप सोचो तो आपको सोच के लगता है कि हम क्या सुन रहे हैं। उन्हीं ने अपने इंटरव्यू में बताया
कि उनको एक कुरेशिया बुनने वाली जो छोटी सी तीली होती है वो उनके बैग में थी। कस्टम पे उन्होंने वो भी बाहर निकाल के फेंक दी कि तुम इससे जाके पाकिस्तान में कुछ कमा ना लो। ठीक है, आप हमारा जो मजहब कहता है कि जिस तरह कहावत सुनी जाती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। हमें मजहब में जंग के भी उसूल बताए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त किसी ने भी उन उसूलों को फॉलो ना पाकिस्तान में किया ना इंडिया में किया। लोग अच्छे थे, पहले मिलजुल के रहते थे और बड़े तौर तरीके से रहने वाली रिफाइंड कौम थी, जो वफादारी के साथ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उनकी आपस में बड़ी मोहब्बत होती थी। इस तरह नहीं था कि एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट नहीं करें, और ये जिन लोगों ने करनी थी उन्होंने हालात खराब होने के बाद भी की। कुछ तो थे कि जो बिल्कुल पॉलिटिकल बात आते ही बदल गए और बिल्कुल एक दूसरे से पड़ोसी चेंज हो गए। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे कि जो चेंज नहीं हुए, उन्होंने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, अपने पास पनाह दी, अपनी जिंदगियां खतरे पे डाल के उनको पनाह दी। गया अम्मी मेरे साथ में वहाँ जनती गया तो वहाँ जो फ्रूट्स होते थे, ये फरपाइन का फलाने मुल्क का हर तरह का फ्रूट होता था, उनकी कोई टेस्ट नहीं था होता, कोई इनको सिलसिला नहीं होता। और जो पाकिस्तानी फ्रूट होता था वहाँ आम है, जो भी फ्रूट्स हमारे हैं वहाँ मौसम के मुताबिक जो उनका टेस्ट था वो उनके मुताबिक नहीं था होता। फिर मैंने वहाँ अरबियों को मैंने कहा ना, बातचीत करती मैंने कहा देखिए हम इस पाकिस्तान से है जहाँ ये चीज आप ये देखिए जो टेस्ट देखिए उसका टेस्ट है जो आप खाते रहते हैं इधर। और सब्जियाँ भी ऐसे ही जो पाकिस्तान जाती थी इवन के सब जो टेस्ट आती है और वो वैसे मुख्तलिफ किस्म की फोकी तरह जो है। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है, इसके बहुत वसाइल है चारों तरफ, इसकी अपना चारों सूबे में इसके बहुत ज्यादा वसाइल है। ये जो हमारे घूमते आती रही हैं, ये इनके पास इसके वसाइल नहीं थे कि वो उसको इस्तेमाल कर सके, किस तरह गैस निकालें। ठीक है जी, ये समुद्र मिल के रहें और जैसा कायदे आजम और लियाकत अली खान चाहते थे मिल के तरक्की करें, मिल के रहें और पाकिस्तान को मजबूत करें, अपने आप को अच्छा बनाएं। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये कायदे दे गए कि इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा।